हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग विजन आईएएस का जो नवंबर मंथ का मैगजीन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग को ब्रिक्स से पढ़ना है। कल हम लोग जो पढ़े थे वो था इंडिया आसियान समिट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स आखिर है क्या? तो ब्रिक्स स्टार्टेड इन 2001। ब्रिक्स का स्थापना 2001 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम था BRIC। ब्रिक नाम था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो BRIC नाम था इसका पहले। और इसको मतलब कि इस वर्ड का शुरुआत कैसे हुआ था, वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो गोल्डमैन सैक, याद रखिएगा, गोल्डमैन सैक के द्वारा ये 4 कंट्री को ग्रुप बना करके ब्रिक नाम का वर्ड दिया गया था। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब जाके ब्रिक्स बन गया, BRICS। ठीक है। और ब्रिक्स कहने का मतलब क्या था? द नोशन बिहाइंड द कॉइनेज वाज द नेशंस इकोनॉमीज वुड कम टू कलेक्टिव डोमिनेट ग्लोबल ग्रोथ में 2050। तो गोल्डमैन सैक का ऐसा मानना था कि 2050 तक जो है पांचों नेशन जो हैं मिल करके, 4 नेशन मिल करके मिल लिए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, 2050 तक दुनिया में डोमिनेट करेंगे, ऐसा उसका अनुमान था। तो इसलिए वो मतलब कि एक तरह से ब्रिक वर्ड का जो शुरुआत है ये न्यूज़पेपर के द्वारा एक तरह से हो गया। वहीं पे मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में बार बार ये चारों देश के लिए ब्रिक वर्ड लिखा जाने लगा। द ब्रिक्स ग्रुपिंग एम टू प्रमोट पीस। इसका टारगेट क्या है? तो पीस प्रमोट करना, सिक्योरिटी प्रमोट करना, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन प्रमोट करना दुनिया भर में। इट आल्सो एम्स एट मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एस्टेब्लिशिंग अ मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड। तो इसका और एक और टारगेट क्या है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट पे, और एक फेयर वर्ल्ड क्रिएट करना, एक मोर इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट करना। यदि उसका हम लोग देखें तो दुनिया का 50% इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिक्स नेशन के पास है। ब्रिक्स नेशन के पास 50% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 42.58% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया का पॉपुलेशन का 42% जो है हिस्सा ब्रिक्स नेशन, 5 ही नेशन के पास है ना। ब्रिक्स नेशन में देखा जाए तो 26.6% वर्ल्ड एरिया जो है ब्रिक्स नेशन के पास है। 23.2% वर्ल्ड GDP 2018 के GDP के अनुसार 23.2% GDP ब्रिक्स नेशन के पास है। IMF में जो कोटा होता है उसका 14.91% शेयर जो है ब्रिक्स के पास है। ये काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें USA का शेयर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना, रसिया, इंडिया का कोटा काफ़ी कम है। तो फिर भी ऐड करके 14 लगभग 15% आ जाता है। और वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग पावर मिलता है, ये वोटिंग पावर पैसा के आधार पर मिलता है, मतलब किस कंट्री का कितना पैसा वर्ल्ड बैंक में जमा है उसके आधार पर उसको वोटिंग पावर मिलता है। ठीक है। तो 13% के लगभग वोटिंग पावर जो है ब्रिक्स नेशन के पास है वर्ल्ड बैंक में। तो एक तरह से फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 50% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 42.5% ऑफ पॉपुलेशन, 26% एरिया, 23% GDP, लगभग 15% IMF कोटा, और 13.24% वर्ल्ड का वोटिंग पावर, वर्ल्ड बैंक में वोटिंग पावर। यह है ब्रिक्स के बारे में। याद रखिएगा कि इसका स्थापना 2001 में हुआ था, लेकिन उस समय 4 ही देश था। गोल्डमैन सैक पहली बार ब्रिक वर्ड का यूज किया था, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाने के बाद ये ब्रिक्स बन गया था। अब आते हैं टॉपिक पे, न्यूज़ में क्यों है। तो द 2020 ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रसिया। तो अभी जो चेयरमैन इसका कौन है ब्रिक्स का? तो रसिया है ना, BRICS। तो अभी रसिया है, अगली बार इंडिया आएगा, ऐसे चलता है। ब्राज़ील, फिर रसिया, इंडिया, उसके बाद चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है अगले साल जो भी होगा ब्रिक्स का, सब कुछ इंडिया उसको लीड करेगा। तो अभी जो था रसिया था, तो रसिया के द्वारा इसका चेयरमैनशिप लिया गया। विच एडॉप्टेड द मोटो फॉर द ईयर। तो ब्रिक्स का इस बार का क्या थीम था? तो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, इस ईयर का थीम था। इस समिट का और को क्या क्या है? तो मॉस्को डिक्लेरेशन, क्योंकि रसिया कर रहा था ना, तो रसिया में जो भी साइन हुआ उसको मॉस्को डिक्लेरेशन के रूप से जाना गया। was adopted which reflect the 5 countries consolidated approach to further development of the association. Two pillars of this year summit are the economy and counter terrorism. तो याद रखिएगा इस साल का जो समिट हुआ था उसका 2 पिलर था, इकोनॉमी और काउंटर टेररिज्म। आगे है स्ट्रेटजी फॉर ब्रिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 से 25 तक वह साइन। इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुआ, ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 से 25, इसके लिए स्ट्रेटजी साइन हुआ। इट फोकस्ड ऑन 3 प्रायोरिटी एरिया। इसके 3 प्रायोरिटी एरिया है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक साथ है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये तीनों एक साथ है। एक एरिया हुआ, दूसरा एरिया डिजिटल इकोनॉमी, तीसरा एरिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्रिक्स समिट जो इस बार हुआ उसका 3 मेन प्रायोरिटी एरिया था, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे पढ़ते हैं द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। काउंटर टेररिज्म के लिए क्या स्ट्रेटजी था? जैसे यहाँ पे देखें ना कि 2 पिलर था मेनली, इकोनॉमी और काउंटर टेररिज्म। तो इकोनॉमी के लिए तो ये हो गया, काउंटर टेररिज्म के लिए है
with the objective of contributing to the global effort to combat terrorism while also strengthening the intra-BRICS ties in this area. These include improving intelligence sharing. तो इसके लिए क्या क्या किया गया? पहले तो कहा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिज्म, यानी टेररिज्म को रोकने के लिए हम लोग विश्व स्तर पे काम करेंगे एक दूसरे के मिलजुल कर। और ब्रिक्स के अंदर मतलब कि इंट्रा ब्रिक्स के अंदर जो है पांचों देश अपने आप में भी एक मजबूत बनेंगे टेररिज्म के प्रति। इसमें क्या क्या होगा? तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्रैकिंग डाउन ऑन देयर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यदि कोई किसी कंट्री में मतलब टेररिज्म फैल रहा है तो उसके फाइनेंस के सोर्स पे रोकना, इंटेलिजेंस शेयर करना, एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, और हर तरीके से मेन टारगेट होना चाहिए कि टेररिज्म के फैलने से रोकना है। दूसरा और क्या हाईलाइट रहा इस समिट का? तो प्रपोजल टू सेट अप ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर फ्यूचर आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो एक बनाया जाएगा ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि इस तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज यदि हो तो वार्न कर दिया जाए। एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सच आउटब्रेक टर्निंग इनटू पेंडेमिक, ताकि ऐसा जो कोई आउटब्रेक यदि होता है बीमारी का तो पेंडेमिक ना बन पाए, उसके पहले उसको रोक दिया जाए। तो इसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए ब्रिक्स लेवल पे। नेक्स्ट, ब्रिक्स कंट्री आल्सो हाईलाइटेड द अर्जेंसी ऑफ एग्रीइंग ऑन एक्सटेंशन ऑफ 2010 रशिया यूएस ट्रीटी ऑन मेजर ऑफ फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स विदाउट डिले, विच स्पीक्स हाईली ऑफ कंट्रीज शेयर्ड विजन फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिक्स कंट्री और भी क्या यहाँ पे बात किया, तो हाईलाइटेड द अर्जेंसी ऑफ एग्रीइंग ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ 2010 रशिया यूएस ट्रीटी। 2010 का एक रशिया यूएस का एक ट्रीटी है ना, बस इतना याद रखिएगा, 2010 का एक रशिया यूएस का ट्रीटी है। तो ब्रिक्स नेशन चाहता है कि रशिया उसको मतलब कि यूएस उसको कंटिन्यू रखे, रशिया भी कंटिन्यू रखे, यूएस भी कंटिन्यू रखे। इस ट्रीटी का 10 साल का एक्सपायरी पीरियड था, 2020 में ट्रीटी एक्सपायर हो जाता है। ये ट्रीटी क्या है हम लोग बाद में कभी पढ़ लेंगे, अभी यहाँ पे नहीं दिया है। कंट्रीज रिट्रेटेड द नीड फॉर अ कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल, एक ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल अपनाया जाए बेस्ट रिव्यूइंग द यूएन एंड इट्स सिक्योरिटी काउंसिल। कह रहा है कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिव्यू किया जाए, आईएमएफ डब्ल्यूटीओ मैकेनिज्म जो ये सब का मैकेनिज्म है वो काम करने का तरीका है, इसको रिव्यू किया जाए। और इसमें जो है इसमें ब्रिक्स नेशन में जो भी कंट्री हैं उसको ज़्यादा मतलब कि मिले वहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रुप कॉल्ड फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार ब्रिक्स नेशन जो है कहा है कि डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म होना चाहिए, है ना, ये हम लोग ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस फॉर ब्रिक्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला सेफ स्पेस टू मॉड्यूलेट राइवलरी को दूर करने का एक सेफ स्पेस है ब्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों है, दोनों काफ़ी राइवल हैं। द ग्रुपिंग प्रोवाइड इंडिया एंड चाइना द अपॉर्चुनिटी टू डिकपल देयर स्ट्रेटजी कॉन्टेस्ट फ्रॉम द अदर डायमेंशन ऑन द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना को एक मौका मिल जाता है बातचीत करने का, क्योंकि इसके सामने और भी कोई देश हैं, रसिया है, साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील है, तो एक तरह से मीटिंग करने का एक मौका मिलता है। ड्यूरिंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 द रिसेंट लद्दाख स्टैंड ऑफ बोथ चाइना इंडिया रिमेंड इंगेज थ्रू ब्रिक्स थ्रू आउट द इंटायरली ऑफ द क्राइसिस। क्या कह रहा है कि डोकलाम स्टैंड ऑफ जब हुआ था 2017 में, या फिर हाल ही का लद्दाख का स्टैंड ऑफ देखे, तो ये सब होने के बावजूद भी इंडिया और चाइना दोनों जो है ब्रिक्स को कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं हुआ कि सार्क की तरह, जैसे सार्क में क्या हुआ कि उरी का जो हो गया था हमला, उरी में जो हमला हुआ था उसके बाद सार्क को एक पूरी तरह से इंडिया बैन कर दिया, है ना, इंडिया उसमें हिस्सा ही नहीं लेने लगा। तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना इंडिया ना चाइना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए ट्रांस कंटिनेंटल रिच, क्योंकि ब्रिक्स में रसिया जो है क्या बोलते हैं यूरोप का कंट्री है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका का कंट्री है, इंडिया और चाइना एशिया का कंट्री है। तो एक तरह से एक ट्रांस कंटिनेंटल रिच बनता है, मतलब कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक लिंक बनता है। तो विद द प्रेजेंस ऑफ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका इन द ग्रुप इट प्रोवाइड अ लो कॉस्ट वे फॉर इंडिया टू सिग्नल इट्स एस्पिरेशन एज अ ग्लोबल पावर। नेक्स्ट बूस्टिंग इंडिया डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंडिया हर बार चाहता है कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट मिल जाए, डब्ल्यूएचओ में उसका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा रूप से जाए, डब्ल्यूटीओ में उसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसके लिए क्या है, तो ब्रिक्स जो है एक मौका मिल जाता है इंडिया को अपना डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए। कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर। तो इंडिया वाज द मेन ब्रिक्स कंट्री बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो स्थापना हुआ है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं हम लोग। तो इंडिया इसके पीछे जो है एक मेन फैक्टर था। लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है इंडिया, जो है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है किस चीज़ का, एनडीबी से। एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इंडिया उसका लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, यानी इंडिया सबसे ज़्यादा लोन लिया अभी तक। इंडिया टेंड टू प्रोवाइड नॉन कंडीशनल फाइनेंसिंग अनलाइक द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। एनडीबी जो है एक तरह से सस्ते दरों पे लोन देता है, क्योंकि हम ही लोग का है ना, 5 कंट्री का है, और ये किसी को भी लोन देता है तो सस्ते दरों पे देता है, वर्ल्ड बैंक और IMF से मुकाबले सस्ते दरों पे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड डिपेंडेंसी। इंडिया जो 34% ऑफ इंडिया टोटल इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम द अदर 4 ब्रिक्स कंट्रीज। इंडिया का जितना इम्पोर्ट है उसका 34% ब्रिक्स नेशन से ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया के लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, 4-5 पॉइंट जो भी है। एक नज़र एनडीबी पे डाल देते हैं।
एनडीबी के बारे में जान लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं शॉर्ट में। इट वॉज क्रिएटेड इन द 6th ब्रिक्स समिट, तो याद रखिए छठा ब्रिक्स समिट में क्रिएट किया गया था ऑन द इन ब्राजील। वो छठा ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ था। ऑन द लाइन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक, जिस तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसी की तरह एनडीबी क्रिएट किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। द बैंक वाज रिजर्व 10 बिलियन टू कॉम्बेट द पेंडेमिक, तो ये बैंक के द्वारा 10 बिलियन पैसा जो है पेंडेमिक को रोकने के, मतलब पेंडेमिक से निपटने के लिए अभी रिजर्व किया गया। वाइल इट ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट न्यू एक्सीड 20 बिलियन। 62 लार्ज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ब्रिक्स कंट्रीज, इस बैंक के द्वारा 62 प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया है। ठीक है। द बैंक इज करेंटली प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स, जैसे इसमें अभी तो 5 ही मेंबर है ब्रिक्स में जो भी हैं, लेकिन इसमें और भी मेंबर जुटने वाले हैं। उरुग्वे, यूएई और फिलीपींस मेनली इसके लिए लाइन में है, यानी कि अब इसका ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ रहा है। सेटिंग द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट टू प्रोवाइड म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एज अ कंट्रीब्यूशन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। नेक्स्ट कहने का मतलब सेटिंग ऑफ द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, तो एक तरह से फाइनेंस मतलब कि इमरजेंसी केस में पैसा जो है जुटाने के लिए फंड बनाया जा रहा है। मेडिकल कोऑपरेशन, यहाँ पे एक ऊफा डिक्लेरेशन का नाम आता है। ऊफा जो है रसिया में है। ठीक है। तो ऊफा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 7 समिट इन 2015, 2015 में ऊफा में एक डिक्लेरेशन थी, रसिया में जब समिट हुआ था तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इसमें इस डिक्लेरेशन में क्या था, ऊफा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 7 समिट 2015 एंड इंक्लूडेड एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ऊफा डिक्लेरेशन में यह साइन हुआ था कि इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से हम लोग को रोकेंगे। ठीक है। ऑल्सो द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप अ ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एक ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का बात हुआ था। ठीक है। एक कब हुआ था, 10th समिट 2018 में। नेक्स्ट ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम पायोनियर इन 2015 हेल्प साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू स्टे कनेक्टेड एंड इफेक्टिवली एक्सचेंज देयर फाइंडिंग टू बेटर फैसिलिटेट अ कॉमन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। तो जैसे ब्रिक्स का एक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम पहले से था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2015 से ही था। ये हेल्प किया अभी साइंटिस्ट को डाटा शेयर करने में। ट्रेड बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट 5 ईयर इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट ग्रू बाई 45%। इंट्रा ब्रिक मतलब ब्रिक्स के अंदर, यानी एक देश ब्रिक्स के अंदर 5 देश हैं, तो अब आपस में ही यदि देखा जाए तो एक्सपोर्ट 45% बढ़ा है। और इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा पहले 7.7% था, जो अब 10% हो चुका है। बाकी एरिया ब्रिक्स जहां काम करता है, तो ब्रिक्स पेमेंट टास्क सर्विस एज अ स्टेप टुवर्ड कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नेशनल पेमेंट सिस्टम। और ब्रिक्स रैपिड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, तो रैपिड इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इंटेलिजेंस का जो मतलब कि किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना, टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और साइबर थ्रेट अमंग देयर सेंट्रल बैंक। तो इन सब मुद्दों पर ब्रिक्स काम करता है। अभी हम लोग पढ़ें कि क्या क्या मतलब कि इंडिया के लिए ब्रिक्स क्यों जरूरी है। अब पढ़ते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय द ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग को क्या चैलेंज है, मतलब कि क्या दिक्कत इसको है। तो डिस्पेरिटीज अमंग द मेंबर्स, मेंबर के बीच में भेदभाव काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिस्पेरिटी, उनका वैचारिक मतभेद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। मिक्स इसमें क्या क्या, तो डेमोक्रेटिक है, ऑथोरिटेरियन रिजाइम है ना। तो जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, साउथ अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं चाइना रसिया ऐसा नहीं है। रसिया में तो थोड़ा सा है भी, चाइना में एकदम नहीं है। ठीक है। विथ वेरी डिफरेंट सोसाइटल स्ट्रक्चर, रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, सबका ट्रेडिशन अलग अलग है। डेवलपमेंट का पैटर्न सबका अलग है। चाइना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। द करंट पेंडेमिक है एक्सकर्वेटेड द प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंस अमंग द ब्रिक्स, और पहले से तो डिफरेंस था ही ब्रिक्स नेशन में, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में। अब पेंडेमिक आ जाने से और एंटी चाइना सब हो गए हैं। फ्रॉम साउथ अफ्रीका एलोंग विद देयर अफ्रीकन कंट्री, चाइना हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फॉर द इल ट्रीटमेंट दैट हैज बीन मीटेड आउट टू द अफ्रीकन रेसिडेंट्स देयर, है ना। तो इस तरीके से ब्रिक्स में सबसे पहला चैलेंज क्या है, डिस्पेरिटीज अमंग द मेंबर के बीच में मतभेद काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट सस्पिशंस अमंग मेंबर्स अबाउट चाइनीज रीजनल एंड ग्लोबल एम्बिशन में इम्पैक्ट ग्रुप्स फंक्शनिंग इन फ्यूचर। जैसे अब चाइना जो है अपने आप को ग्लोबल पावर बनाना चाहता है। जब ब्रिक्स बना था तो चाइना उस समय डेवलपिंग कंट्री था। तो अब जो है इससे क्या होगा, बाकी जो मेंबर है वो चाइना से अब डरने लगे हैं कि कहीं चाइना ग्लोबल पावर बन ना जाए, है ना। पहले हमारे साथ था और अब वो बहुत आगे ना निकल जाए, तो ये भी एक सस्पिशन है। दिस रिजल्ट फ्रॉम चाइना, तो इसका रीजन क्या है, तो दिस रिजल्ट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके तहत तो सारे कंट्री को एक तरह से लिंक करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच टुवर्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में यहाँ बात तो होता है, लेकिन जब इंडिया बोलता है कि यूएनएससी में हमको मतलब कि क्या बोलते हैं परमानेंट मेंबरशिप मिल जाता है, चाइना वहाँ पे वीटो कर देता है। बाकी 4 मेंबर तैयार है, 5वां मेंबर चाइना नहीं तैयार हो पाता है वहाँ पे, तो ये भी एक तरह से दिक्कत है। ब्रिक्स में हैव रेज्ड द इशू ऑफ यूएनएससी रिफॉर्म बट दिस इज मोर डिक्लेरेटरी इन नेचर दैट अ सीरियस थ्रेट टू ओवरऑल यूएनएससी। ब्रिक्स इज इंटरेस्टेड इन सेलेक्टिव रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब चूंकि ब्रिक्स में ब्राजील भी, और ब्राजील भी परमानेंट मेंबरशिप चाहता है ना, तो इस तरीके से भी दिक्कत है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में डिपेंडेंट होना।
ब्रिक्स डजंट हैव द स्ट्रेटेजिक विजन टू डील विद द ग्लोबल मैटर ऑन इट्स ओन। ब्रिक्स में अपना उतना क्षमता नहीं है कि ग्लोबल मैटर पे अपने तरीके से निपट ले। फॉर दिस इट रिलाइज अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक थ्रोइंग इट सपोर्ट बिहाइंड द G20 व्हेन द लेटर केम टुगेदर टू डील विद द 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे कभी कभी इसको G20 से हेल्प लेना पड़ता है, अभी पेंडेमिक इतना बड़ा है, ब्रिक्स कुछ नहीं कर पा रहा है ना, इस तरीके से। अभी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो आज जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। जैसे ब्रिक्स में पहले था BRICS, इस तरीके से देखें तो रसिया और इंडिया काफ़ी नज़दीक थे एक दूसरे के, लेकिन अब रसिया और इंडिया में मतभेद बढ़ता जा रहा है ना, अगर इंडिया USA की तरफ चलता जा रहा है तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है पहले था वो अब चेंज होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द ऑन गोइंग चर्न इन द वर्ल्ड ऑर्डर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द पेंडेमिक स्वीपिंग थ्रू द वर्ल्ड हैज रेज कंसर्न अबाउट द फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ ब्रिक्स मेंबर स्टेट। If the US-China rivalry intensifies the already complex dynamics between India and China, India's balancing act with US, इंडिया जो है रसिया और US के बीच में बैलेंस कर रहा है अभी। ग्रोइंग रसिया चाइना लिंकेज, रसिया और चाइना एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं, तो इंडिया नहीं चाहता कि रसिया चाइना के नज़दीक जाए। रसिया US टेंशन, रसिया US का टेंशन पहले से है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ब्रिक्स का अब कोई मतलब उतना रह नहीं पा रहा है ना जितना पहले था। लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी का कमी होना, ब्रिक्स डू नॉट हैव द फंड टू कंप्लीट आउट कम्पीट द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो इसके पास उतना पैसा नहीं है जितना वर्ल्ड बैंक और IMF के पास है, क्योंकि वो अमेरिका द्वारा फंडेड है, ठीक है। NDB में लिमिटेड मात्रा में पैसा है। लो इंट्रा कंट्री ट्रेड, आपस में ट्रेड काफ़ी कम है, भले ही हाल फिलहाल के वर्षों में बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कम है ना। तो चाइना जिसमें डोमिनेट करता है ट्रेड में, तो ये सब जो है ब्रिक्स के लिए चैलेंजिंग है। तो जहाँ यदि मेंस में इस तरीके का लिखने आए तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो डिस्पेरिटीज अमंग द मेंबर, उसका चाइना जो है चाइना का ग्लोबल एम्बिशन जिसके कारण से बाकी छोटे देश डर रहे हैं, सस्पिशन में है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के प्रति चाइना का रवैया, और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, लैक ऑफ कैपिटल, लो इंट्रा कंट्री ट्रेड, ये सब लिख सकते हैं। अब आगे की राह क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिक्स हैज मैनेज टू बिगिन अ प्रोसेस ऑफ इंस्टूलाइजेशन एज वेल एज इंक्रीज इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। तो कह रहा है कि ब्रिक्स जो है हालांकि अपने आप में काफ़ी चेंज लाया है, जैसे अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन की तरह इस्टेब्लिश करना, ब्रिक्स के आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना, हेल्थ मतलब कि सिर्फ पहले सिक्योरिटी वगैरह पे बात होता था, आजकल हेल्थ, साइंस एंड टेक, फाइनेंस, ये सब पे भी बात हो रहा है, ठीक है। तो दिस आल्सो हैज मीन दैट डिस्पाइट द फॉरेन पॉलिसी पोजीशन सेवरल एरिया, ब्रिक्स हैज रिमेंड एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर डिस्कसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल एवोल्यूशन। तो इसे देखा जा सकता है कि रीजनल मतलब कितना ज़्यादा भेदभाव है, भारत और चाइना में इतना डिफरेंस है, फिर भी जो है दोनों आपस में आकर के बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर तो एक तरह से देखा जा सकता है कि ब्रिक्स का मतलब अभी भी है। द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स विल डिपेंड ऑन हाउ मच द लीडर्स हैव एग्री टू स्टैंड कलेक्टिवली। ब्रिक्स का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि लीडर कितने दिन तक कलेक्टिवली आते हैं। अब मान ली कि इमेजिन कीजिए कि इंडिया US के नज़दीक जा रहा है, रसिया रूट करके बोलेगा कि हम अब ब्रिक्स में नहीं रहेंगे, तो जिस दिन ऐसा होने लगे तो ब्रिक्स तुरंत खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स नेशन नीड टू मूव टुवर्ड अ बॉटम अप अप्रोच। ब्रिक्स नेशन को बॉटम अप अप्रोच मतलब कि लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन, मतलब कि एक देश के आदमी दूसरे देश में आदमी फ्रीली जाए, एक दूसरे से मिले, बात करे, बिजनेस करे, ये करना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ब्रिक्स को आपस में वीजा रिक्वायरमेंट को खत्म कर देना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, एक पर्सन दूसरे देश में जाएगा, वहाँ बिजनेस करेगा, तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होगा, वो सबसे बढ़िया होगा। इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर। आपस में जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनका कोलेब्रेशन हो, ये सब करने से ब्रिक्स नेशन और ज़्यादा अच्छे से होगा। एज द कोविड-19 पेंडेमिक अंडरस्कोर द नीड फॉर स्टेपिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रुप टू एक्सीलेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है ना, कि आपस में सारे लोग मिल करके एक वैक्सीन डेवलप करें और उसको अच्छे से प्रमोट करें। ये था ब्रिक्स नेशन के बारे में। तो ब्रिक्स नेशन के बारे में जो कुछ भी अब एग्जाम में आएगा PT से लेकर मेंस तक, आई थिंक आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ता हूँ G20 के बारे में। इस बार G20 में से क्वेश्चन भी आया था कि G20 देश में कौन देश नहीं है। 4 ऑप्शन था, उसमें से एक नहीं था, बाकी 3 था, है ना। ये UPSC 2020 में इस पर क्वेश्चन आया था, तो कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो G20 के बारे में इस साल का जो भी पूछा जाए, सऊदी अरेबिया उसका हेड था, याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया। 2020 में सऊदी अरेबिया, 21 में इटली है, 22 में इंडोनेशिया है और 23 में इंडिया में होगा, ये याद रखिएगा। ब्रिक्स का समिट 2020 में सऊदी अरब, 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया और 23 में इंडिया। पहले हम लोग 20 नेशन देख लेते हैं, 20 नेशन कौन कौन है। तो पहले हम लोग नाम देख लेते हैं ना अल्फाबेटिकली वाइज, उसको बताएंगे याद कैसे कीजिए। अर्जेंटीना, एक मिनट, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन। देखिएगा यूरोपियन यूनियन, इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि ब्रिक्स नेशन में कितने देश हैं, तो हम लोग बोलेंगे 19 देश हैं। तो 20 कैसे है, तो ये 19 प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे 27 या 28 देश का ग्रुपिंग है ना।
तो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन ऐसे बोलेंगे कि 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, इसमें 20 देश नहीं है, 19 ही देश हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इस तरीके से। अब इसको याद कैसे करना है, तो आप इसको लेकर के चलिए कॉन्टिनेंट वाइज। यदि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो आपके दिमाग में कौन कौन देश आता है? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, है ना, और मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका से 3 देश आ गया। साउथ अमेरिका से बात करें, साउथ अमेरिका में तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उसके बाद फिर साउथ अमेरिका में और तो कोई देश आता नहीं है दिमाग में, है ना, तो ये दोनों हो गया। और क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट, कहाँ गया, मैक्सिको और कनाडा, इतना हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में कौन कौन देश आपके दिमाग में आता है? तो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका, है ना, उसके बाद तो ऐसा कोई देश है नहीं जो अफ्रीका का इंपॉर्टेंट देश हो। उसके बाद यूरोप में चलते हैं, तो यूरोप में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये तीनों इस तरीके से। उसके बाद फिर टर्की, टर्की भी यूरोप और एशिया दोनों में आ जाता है, तो इसको यदि यूरोप में लेके चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। अब एशिया जैसे दिमाग में आता है, तो एशिया में बड़ा बड़ा देश कौन कौन है? चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, सऊदी अरब है, साउथ कोरिया है और रसिया है। ये हो गया इस तरीके से 20 नेशन। तो यदि आपसे पूछे 20 नेशन लिखने के लिए कि 20 नेशन कौन कौन है, तो लेकर के चलिए। यदि नॉर्थ अमेरिका लेते हैं सबसे पहले, तो नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद मैक्सिको और कनाडा, ये 3 ही तो कंट्री हैं वहाँ पे मेन। उसके बाद साउथ अमेरिका में चलते हैं, तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उसके अलावा तो कोई नहीं रहता है साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका आते हैं दिमाग में। उसके बाद यूरोप लेकर के चलते हैं, तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, पहले तो ये तीनों टिक कर दीजिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पढ़ना है, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये तीनों। उसके बाद अंग्रेज जो हमारे यहाँ शासन किया था, एक यूरोपियन यूनियन, है ना, तो यूरोप और एक टर्की। यूरोप जैसे ही दिमाग में आता है इतना देश लिख दीजिए। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अफ्रीका से मात्र एक देश है साउथ अफ्रीका। अब एशिया से देख लेते हैं, तो एशिया में सुपर पावर कौन कौन है? तो इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है। हो गया 20 कंट्री। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 20 कंट्री को, ठीक है, याद करने कोई जैसा जरूरत नहीं है। G20 नेशन की बात किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द 15th G20 समिट, तो याद रखिए 15वां G20 समिट था जो ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअल वे में हुआ था। सऊदी अरेबिया उसको लीड किया था, है ना, क्योंकि इस बार का हेड उसी को बनाया गया। 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया और 23 में इंडिया। G20 है क्या? तो एक ग्रुप ऑफ 20 नेशन का एक ग्रुप है। द G20 इज द इंटरनेशनल फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमी, दुनिया के मेजर इकोनॉमी को एक साथ लाता है। इसके जो मेंबर हैं उसको मिला दिया जाए तो 80%, 80% दुनिया के GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड और 60% पॉपुलेशन, है ना, इतने को कवर करता है G20। द फोरम मीट एवरी ईयर सिंस 1999, 1999 के बाद से G20 का फोरम जो है हर साल मीटिंग करता है। एंड इंक्लूड 6 to 8 ईयरली समिट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पेक्टिव हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। और 2008 से तो हर साल जो है हेड ऑफ स्टेट आते हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। इन एडिशन टू द समिट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग हो गया, कभी डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हो गया। शेरपा मीटिंग, शेरपा मीटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि इंचार्ज ऑफ कैरिंग आउट नेगोशिएशन एंड बिल्डिंग कॉन्सेंसस। शेरपा मीटिंग जो है पहले कोई जूनियर लेवल के मिनिस्टर करते हैं, जिसमें नेगोशिएशन किया जाता है, वहाँ पे बहस किया जाता है, मतलब एक आम सहमति बनाया जाता है नेगोशिएशन करके। वर्किंग ग्रुप एंड स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल जो है कुछ ना कुछ G20 का होते रहता है। और जब सब कुछ हो जाता है तो बस फाइनल साइन करने के लिए प्रधानमंत्री लेवल का मीटिंग होता है, हेड लेवल का मीटिंग होता है, ठीक है। जैसे आप न्यूज में सुनते हो कि G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, है ना, तो इसको शेरपा मीटिंग बोलते हैं सबको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सस्टेनेबल ग्रोथ, तो दुनिया में सस्टेनेबल ग्रोथ लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने मेंबर के बीच में, है ना। दूसरा नेक्स्ट है टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रमोट करने के लिए ताकि भविष्य में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट G20 का क्या क्या ट्रैक है? तो इसका 2 वर्किंग ट्रैक है, पहला फाइनेंस ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। द प्राइमरी फोकस ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज सच एज मॉनेटरी, फिस्कल एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको फाइनेंशियल ट्रैक बोलते हैं। दूसरा शेरपा ट्रैक क्या है? तो इसमें मेनली और फाइनेंस को छोड़ा कर जितना इशू है, जैसे पॉलिटिकल इंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, ट्रेड, जेंडर इक्वलिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सभी बातों पे बात जब किया जाता है तो उसको शेरपा ट्रैक बोलते हैं G20 का। और जब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी, जैसे टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट,
ऐसा बात किया जाए तो उसको फाइनेंशियल ट्रैक बोलते हैं। द G20 डजेंट है परमानेंट सेक्रेटेरिएट। G20 का पहला मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इसका कहीं सचिवालय नहीं है, कहीं कोई हेड ऑफिस नहीं है, हर साल इसका ऑफिस बदलते रहता है। जैसे अभी सऊदी अरब के पास है, 21 में इटली के पास आएगा, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत के पास आएगा। तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इट्स एजेंडा एंड एक्टिविटी इज लिस्ट बाय द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, है ना, प्रेसिडेंसी रोटेट करते रहता है। अ ट्रोइका रिप्रेजेंट बाय द कंट्री दैट होल्ड द प्रेसिडेंसी, जब जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड करता है, ठीक है, तो एक ट्रायड बन जाता है ना। ट्रायड कहने का मतलब उसके पहले कौन था, एक उसके बाद कौन था, ठीक है। इट प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर वर्क ऑन इंश्योर कंटिन्यूटी विद द G20। तो जैसे अभी सऊदी अरब जो हेड है, पिछला बार जापान था, नेक्स्ट टाइम इटली होगा, तो जापान, सऊदी अरब, इटली का एक ट्रायड बन गया। अगले साल हो जाएगा सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया का एक ट्रायड बन जाएगा, उसी को यहाँ पे ट्रोइका बोलते हैं, TROIK, ठीक है। अभी कौन कौन है, तो सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया, 3 कंट्री है, ठीक है। G20 सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि है ही इतना बड़ा अपने आप में, 20 मेन कंट्री जो दुनिया में है, ठीक है। इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब G20 को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ G20 इंपॉर्टेंट क्यों है, तो G20 वर्क विद द डेवलपिंग कंट्री। सबसे पहली बात है, G20 जो है उसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों तरह के कंट्री है। जैसे USA डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया उसमें डेवलपिंग कंट्री है। पर्टिकुलरली लो इनकम कंट्री टू सपोर्ट देम इन इंप्लीमेंटिंग देयर नेशनल ड्राइव एंड पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज। G20 प्रोवाइड पॉलिसी कोहेरेंस, एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल टूल टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट G20 प्ले क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ। दुनिया में ग्रोथ हो, इसके लिए G20 एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और भी कई तरह की इशू को एड्रेस करता है, जैसे वीमेन, द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन इन द जॉब मार्केट, 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक, 2015 से 30 के लिए। इट्स मेंबर फीचर बोथ डेवलपमेंट इमर्जिंग मार्केट, इसके मेंबर में डेवलप्ड नेशन भी है और इमर्जिंग मार्केट भी है। अब पढ़ते हैं इंडिया और G20 के बारे में। इंडिया और G20 में क्या रिश्ता नाता है, तो इंडिया हैज बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20। तो अपने आप में एक UPSC में एक स्टेटमेंट हो सकता है, क्या इंडिया G20 का फाउंडिंग मेंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। एंड हैज प्लेड ए एक्टिव रोल इन प्रपोजिंग न्यू आइडिया एंड फाइंडिंग सोल्यूशन। सम ऑफ द प्रोपोजल दैट इंडिया मेड इन द प्रीवियस G20 समिट, मतलब इंडिया के द्वारा कौन कौन सा प्रोपोजल पहले के G20 समिट में लिया गया है, उसके बारे में पढ़ते। तो पहला टेररिज्म, इंटरनेशनल एक्शन ऑन टेररिज्म इज नीडेड एज द रूट ऑफ टेररिज्म मे बी इन द सम अदर कंट्री। द कॉन्स्पिरेसी कुड बी हैज्ड इन द सम थर्ड कंट्री एंड द एक्चुअल टारगेट में बी अनदर कंट्री लाइक इंडिया। जैसे इंडिया के द्वारा कहा गया था एक बार कि इंटरनेशनल एक्शन टेररिज्म पे जरूरत है, क्योंकि टेररिज्म का रूट किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है, इसका जो कॉन्स्पिरेसी है यानी कुछ का प्लान बनेगा वो तीसरे कंट्री में, और उसका टारगेट चौथा कंट्री हो सकता है ना। तो इस तरीके से इंडिया के द्वारा कहा गया था। इकोनॉमिक ऑफेंडर, डीलिंग विद द इकोनॉमिक ऑफेंडर हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय इंडिया एज अ सीरियस पॉलिसी चैलेंज फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन G20। इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब कि यहाँ से लोन लेकर के पैसा भाग गया, विजय माल्या टाइप, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए G20 को आगे मतलब कि साथ में काम करना होगा। ग्लोबल टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन करने मतलब कि मान लो कि कोई NRI है, मतलब इंडिया का आदमी है, इंडिया का सिटीजन है, दूसरे कंट्री में अर्न कर रहा है, तो वहाँ भी टैक्स दे रहा है, यहाँ भी उसको मान लीजिए टैक्स देना पड़ेगा, जो डबल टैक्सेशन वाला हो जाता है ना। इसको रोकने के लिए मतलब टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको सिंपल बनाया जाए, ताकि आदमी को 2 बार एक ही पैसा पर टैक्स नहीं देना पड़े, तो इसके लिए करना। या फिर एक टर्म आता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इकोनॉमिक्स का टर्म है, हम यहाँ पे समझा देते हैं। बेस इरोजन एंड, 2 टर्म यहाँ पे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब देखिए 2 कंट्री है, मान लीजिए ले लेते हैं, एक कंट्री इंडिया है, एक स्विट्जरलैंड है, बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। इंडिया है और स्विट्जरलैंड है, एक कंपनी दोनों जगह काम करती है, इंडिया में भी उसका फैक्ट्री है, स्विट्जरलैंड में भी फैक्ट्री है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, स्विट्जरलैंड में टैक्स कम है। मान लीजिए कि 50 जूता बनाती है, इंडिया में यदि दिखाएगा कि हम 40 जूता इंडिया में और 10 जूता स्विट्जरलैंड में बनाए हैं, यदि उसका रियल में मैन्युफैक्चर यही हो रहा है, एक फिर से हम इसको डायग्राम को बताते हैं, एक कंट्री स्विट्जरलैंड है, एक कंट्री इंडिया है, कोई कंपनी है जो दोनों जगह काम करती है, 50 जूता मैन्युफैक्चर किया साल भर में। अब उसका मैन्युफैक्चर असली में हुआ है 40 इंडिया में और 10 स्विट्जरलैंड में, लेकिन मतलब कि कंपनी को पता है कि इंडिया में यदि हम दिखाएंगे कि हम 40 जूता बनाए हैं तो हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वही स्विट्जरलैंड में हम दिखाएंगे तो हमको कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में टैक्स का रेट कम है। तभी क्या करेगी कि कह देगी कि हम 40 जूता स्विट्जरलैंड में बनाए हैं और 10 ही जूता इंडिया में बनाए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को 10 जूता का टैक्स मिल जाएगा और स्विट्जरलैंड को 40 जूता का टैक्स मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ का रेट कम था तो कंपनी को फायदा हो गया, इंडिया को तो घाटा हो गया ना, एज ए कंट्री देखा जाए तो इंडिया को घाटा हो गया, क्योंकि इसको मिलना चाहिए था 40 जूता का टैक्स, मिलेगा अब 10 जूता का टैक्स। तो इसी को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस को इरोज कर दिया गया, इसका बेस था 40 जूता का बेस था इंडिया में,
इंडिया को हटा करके कर दिया स्विट्जरलैंड, तो बेस का इरोजन हुआ। सॉइल इरोजन पढ़े होंगे कि मिट्टी जब कट जाती है तो उसी तरह से बेस का इरोजन हो गया, प्रॉफिट शिफ्ट हो गया। प्रॉफिट जो इंडिया में होना था वो स्विट्जरलैंड में दिखाया गया कि हमारा 40 जूता वहाँ बना था, है ना। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का यही हुआ कि हम जिस कंट्री में, कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था वहाँ न कह के हम दूसरे कंट्री में कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का रेट कम है। कंपनी ऐसा अधिकांशतः करती है, जैसे बहुत सारा कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काम करती है। अब टाटा का ही कंपनी कहाँ कहाँ है, इंडिया में भी है, टर्की में भी है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड है टाटा का कंपनी। इन्फोसिस जैसे है तो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। तो उसके यहाँ जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कह सकते हैं कि हम इंडिया में नहीं बनाए थे, ये बात हम यूएसए में बनाए थे, है ना, ये सॉफ्टवेयर हम यूएसए में बनाए थे, और वहाँ के टैक्स रेट के हिसाब से उसको टैक्स मिल जाएगा यूएसए वाले को। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है जहाँ, अब खास करके ऐसे कंट्री के साथ होता है जहाँ टैक्स कम हो, जैसे यूरोप के कई कंट्री में टैक्स का रेट काफ़ी कम है, जैसे स्विट्जरलैंड में टैक्स का रेट काफ़ी कम है। तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा दिखाते हैं कि मेरा फैक्ट्री वहाँ भी है और वहाँ पे हम ज़्यादा सामान बनाए थे, है ना। तो इसी को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये होता है G20 देश के आपस में, तो इसको रोकने के लिए भी काम करना मिलजुल करके। न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, नए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब को ध्यान में रखना, डिजिटल गवर्नेंस को ध्यान में रखना, ये सब कुछ मुद्दे हैं जो इंडिया जो है G20 को बताया था और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अचीवमेंट ऑफ G20। तो G20 का क्या अचीवमेंट रहा है अभी तक जो है, कब जब से इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, G20 का जब से स्थापना हुआ है 1999 से लोग मिलजुल रहा है, 2020 पहुंच गया। तो क्या इन लोग सिर्फ मिलता ही है कि कुछ काम भी होता है ना। तो इसका अचीवमेंट क्या रहा है जो देखते हैं। तो क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ इमरजेंसी फंडिंग ड्यूरिंग 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ पे काफ़ी G20 के द्वारा उसको हेल्प किया गया, मतलब G20 के द्वारा वर्ल्ड को हेल्प किया गया। तो ये पहला अचीवमेंट रहा है। रिफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज रिफॉर्म्स टू द इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। तो इंटरनेशनल पर टैक्स सिस्टम में सुधार किया गया है थ्रू G20 और OECD बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स। तो टैक्सेशन का सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है, G20 देश इस पर अमल कर रहे हैं। इंप्रूविंग ओवरसाइट ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको अच्छी तरीके इंप्रूव करना। बोस्टिंग द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी इन मार्केट व्हिच फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हैव लेड टू क्राइसिस। यदि किसी देश में क्राइसिस आ जाता है, खास करके फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उसको मदद करना ये G20 का काम रहा है। तो ये सब अचीवमेंट में माना जाएगा। Amid and going COVID-19 pandemic, COVID-19 पैंडेमिक के समय में भी G20 हैज टेकन मैनी मेजर टू सपोर्ट इकोनॉमी एंड सप्लाई चेन्स इन द रीजन। तो G20 आपस में इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। G20 हैज ऑल्सो लेंट इट सपोर्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड IMF। G20 जो है सब मिलजुल करके WHO और IMF को भी कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिया है। G20 नेशन कमिटेड टू पंप मोर देन 5 ट्रिलियन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट टू द WHO लीड कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पॉन्स फंड। तो WHO के द्वारा एक सॉलिडेटरी रिस्पॉन्स फंड बनाया गया है, इसमें G20 नेशन के द्वारा 5 ट्रिलियन डॉलर दिया जा रहा है सब मिला करके, है ना, चंदा करके। तो WHO का सॉलिडेटरी रिस्पॉन्स फंड है क्या, तो जो गरीब देश हैं अफ्रीका में या फिर कहीं भी जो पुअर नेशन है वहाँ पे फ्री, मतलब उनको पैसा दिया जाए ताकि वो लोग भी वैक्सीन खरीद के अपने जनता को फ्री में बांट सकें, है ना, फ्री में वैक्सीनेट कर सकें। G20 प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द रेटिफिकेशन ऑफ ट्रेड फेलिसिटेशन एग्रीमेंट विद द WTO एस्टिमेटिंग could contribute to somewhere between 5.4 to 8.7% global GDP 2030. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF में ये पैसा इन लोग डाला है G20 मिल करके, जिसके कारण से IMF का ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा लोगों तक जो है वो लोन दे पा रहा है। विथ ओनली 20 ऑफिशियल मेंबर G20 एगाइल इनफ टू मेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड अडेप्ट न्यू चैलेंजेस। अब कह रहा है कि 20 मेंबर ही हैं इसके, लेकिन इतना मजबूत है अपने आप में कि किसी भी तरह का एक नया डिसीजन ले सकता है और किसी भी तरह के चैलेंज को झेल सकता है ना। अब G20 के पास चैलेंजेस क्या क्या है, G20 को मतलब दिक्कत क्या क्या है, उसके पास बाधाएं क्या क्या हैं। तो पहला, G20 लैक्स एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क थ्रू विच टू सेट गोल्स एंड मेजर प्रोग्रेस। तो सबसे पहले यह है कि इसके द्वारा कुछ भी बना, तो फ्रेमवर्क तो बना लिया जाता है ना, लेकिन उस पर कोई टारगेट करके काम होता नहीं है। जैसे जितना बोलता है उतना होता नहीं है। 10 गोल सेट किया जाता है तो 1-2 गोल अचीव होता है। इसका जो एजेंडा है फ्लूइड की तरह है ना, सॉलिड नहीं, इसका जो एजेंडा है सॉलिड नहीं है, फ्लूइड है, यानी कि बह जाता है। विथ ईच होस्ट कंट्री एडिंग समथिंग न्यू टू मिक्स एट एवरी एनुअल गैदरिंग। क्या होता है कि हर साल जो एक होस्ट कंट्री होता है वो अपने हिसाब से इसका एजेंडा सेट कर लेता है। अब जैसे इंडिया 2023 में आएगा तो देखिए उसमें टेररिज्म को लेकर के काफ़ी चर्चा होगा, है ना, उस वाले ग्लोबल समिट में। तो बस उसके बाद अगले साल जब दूसरा कंट्री को मिल जाएगा तो उसके हिसाब से चलेगा। एवरी कंट्री विच अचीव प्रेसिडेंसी वांट टू पुट देयर स्टाम्प ऑन इट। हर एक कंट्री जिसको प्रेसिडेंसी मिलता है वो चाहता है कि अपना स्टाम्प उस पर लगा दें, मतलब उसका जो भी एजेंडा सेट होता है वो उसके हिसाब से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द एक्सक्लूसिविटी ऑफ इट्स मेंबरशिप हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म। फिर इसके मेंबर जो हैं आपस में एक्सक्लूसिविटी, कहने का मतलब कि सब अपना अपना बात होता है, कहने का मतलब कि कोई एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहता नहीं है, बस ग्रुप में बोल देता है कि हाँ हम करेंगे करेंगे, बाद में ऐसा कुछ करता नहीं, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का काम है। नॉट ऑल रिजोल्यूशन पास G20 आर फुल इम्प्लीमेंटेड। तो पहले ही बताएं कि G20 समिट में जितना भी रिजोल्यूशन पास होता है कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। G20 ऑथोरिटी इज ऑल्सो वीकेंड, इसका जो ऑथोरिटी वो भी कमजोर है क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। वो उसी तरह से देखा जाए कि इसमें रसिया भी और यूएसए भी है, दोनों आपस में राइवल नेशन है, इंडिया भी और चाइना भी है, तो ये सब आपस में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। आगे की राह क्या है, तो देयर शुड बी कंटिन्यूटी टू इशू टेकन अप, तो ये कंटिन्यूटी होना चाहिए जो भी इशू लिया जाता है उसको, ठीक है। और जो प्रेसिडेंसी लेता है उसको जो है और जो प्रेसिडेंसी लेने वाला है दोनों को मिलजुल कर अच्छे से काम करना चाहिए। G20 मस्ट प्रोवाइड द विजन टू बाइंड ऑल द कंट्रीज टू लीड द इमर्जिंग मार्केट। कह रहे G20 को एक रास्ता प्रोवाइड करना चाहिए, खास करके इमर्जिंग मार्केट वाले कंट्री को, जैसे इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, जो नए कंट्री इमर्ज कर रहे हैं उसको मदद करना चाहिए। फिर G20 को अपने टाई जो है यूएन के साथ बढ़ाना चाहिए, यूएन के साथ इसको अपना संबंध मजबूत करना चाहिए। नेक्स्ट है कि रीडबल्ड एफर्ट आर आल्सो नीडेड इन द फील्ड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा भी और कई क्षेत्र है जहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमिड कोविड-19 पैंडेमिक G20 रोल विल बी क्रिटिकल टू बिल्ड रोबस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन एंड स्ट्रेंथन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि ब्रिक्स दो जो यहाँ पे टॉपिक था, ब्रिक्स और G20, ये दोनों से यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो PT से लेकर मेंस तक, तो आप लोग उसको बना पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।